हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और जिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी कि 4 कौन से नेसेसरी इन्वेस्टमेंट हैं जो हमें करना चाहिए और वो बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो हर एक इंसान को करना चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट को करने से ये होगा कि आप मेंटली काफ़ी फ्री रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है या हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं, उन चारों इन्वेस्टमेंट से इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता है। उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो पे, काफ़ी कमेंट्स भी आए, कुछ लोग मुझे डायरेक्ट डीएम भी किया और उन्होंने मुझे एक बात पूछी और उनका कहना था कि आप एक वीडियो उस पे बनाइए जहां पे हम होम लोन की बात करते हैं, जहां पे हम घर खरीदने की बात करते हैं। तो प्राइमरी जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हमें होम लोन लेकर घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके आयाम बहुत सारे हैं, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। ये इतना सिंपल आंसर नहीं हो सकता। सवाल बहुत ही सिंपल सुनने में लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सिंपल नहीं हो सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एक इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं जहां मैं आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन हैंड ओवर करूं जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सके। देखिए, किसी को भी डायरेक्टली ये सजेस्ट नहीं किया जा सकता है कि आपको होम लोन के आधार पे घर खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर एक इंसान की फाइनेंशियल जो पोजीशनिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है वो डिफरेंट होता है, बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, इनकम डिफरेंट होता है, इनकम की पॉसिबिलिटी डिफरेंट होती है। तो ब्लैंकेट आंसर किसी के लिए नहीं हो सकता कि ये एक मेडिसिन है जो सबके लिए काम करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं आज आपको 4 से 5 ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ऐसे पर्सपेक्टिव दूंगा, जिन पर्सपेक्टिव को, जिन बिंदुओं को लेकर आप सोच सकते हैं, अपने स्थिति को मद्देनजर रखते हुए और डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, कि आप घर खरीदे या ना खरीदे या फिर आप रेंट पे रहें। तो वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं उसके लिए। जब तक कि आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होगा, आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एक हमारी सोच होती है और ये हमारे समाज का सोच है, हमारे आसपास के लोग, हम इंक्लूडिंग अस, हम लोग सब इस बात का चर्चा करते हैं और इस बात को तवज्जो देते हैं कि अगर कोई इंसान रेंट पे रह रहा है तो उस रेंट के पैसे को वो एज ए इंस्टॉलमेंट यूज कर सकता है, ईएमआई यूज कर सकता है और होम लोन लेकर वो घर खरीद ले और जो पैसे वो रेंट में दे रहा है वो ईएमआई में दे दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतने सिंपल बात नहीं है। हम बहुत सारे कैलकुलेशन, इस सिंपल थॉट के अंदर हम बहुत सारे कैलकुलेशन को पीछे छोड़ देते हैं, उसका हम ध्यान नहीं रखते। सबसे पहली बात, ये जरूरी नहीं है कि आपका होम लोन इतना हो कि एग्जैक्टली जितना आप रेंट दे रहे हैं उतना ही आपको ईएमआई देना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, जब आप होम लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, 7 से लेकर 9% तक का आप इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। तो प्रोबेबली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक मैक्सिमम पोर्शन आपके रेंट का जो है वो तो आप इंटरेस्ट में ही दे रहे हैं। तो फिर आपको यह फायदा नहीं होता कि आपका रेंट जो है वो ईएमआई में जा रहा है और आपका घर अपना हो जाएगा, क्योंकि जो रेंट का मैक्सिमम प्रोपोर्शन है उस पैसे का वो आप इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। अब इस सोच का सबसे बड़ा घाटा क्या है? एक तो बात ये हो गई कि आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, दूसरी बात ये हो गई कि जब हम रेंट दे रहे हैं तो हमारे सर पे कोई डेट नहीं होता, हमारे ऊपर कर्ज का कोई बोझ नहीं होता। और किसी भी कर्ज का बोझ हमारे सर पे किस तरह से हमारे मेंटल फ्रीडम को इंपैक्ट करता है, ये सब हम और आप सब समझते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप सिर्फ कुछ हजार बचाने के लिए, या कुछ हजार का ही बेनिफिट होगा, अगर और भी कैलकुलेशन आप इसके अंदर लीजिएगा तो मुझे लगता है कुछ ही हजार का आपका बचेगा जो आपके ईएमआई का पार्ट बनेगा। वो कुछ हजार का बेनिफिट उठाने के लिए आप लाखों का डेट अपने सर पे ले लेते हैं।
आप 30, 40, 50, 60 लाख का डेट आप अपने सर पे ले लेते हैं और इसका रैमिफिकेशन बहुत होता है। इसका रैमिफिकेशन फाइनेंशियल वे में जो कुछ भी हो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसका जो मेंटल रैमिफिकेशन है, जो इसका मेंटल असर है, वो ये है कि इसका इंपैक्ट हमारा सुकून ले लेता है, हमारा सुकून खो जाता है और हमारे ऊपर जो कर्ज है उसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हम उस दिशा में काम करने लगते हैं और हम रेस्टलेस हो जाते हैं। लेकिन वो अमाउंट इतना छोटा नहीं है कि बहुत जल्दी उस अमाउंट को पूरा किया जा सके या पे बैक किया जा सके। दूसरी बात, हम ये भी सोचते हैं जिस समय हम घर खरीद रहे होते हैं, अगर ये प्योर इमोशनल डिसीजन नहीं है जहां हम चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो, हम अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ उस घर में हम रहे, तो हम इस दिमाग से घर खरीदते हैं कि एट द एंड एक इन्वेस्टमेंट है जो मुझे बाद में काम आ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसको जब आप चाहे बेच नहीं सकते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि कोई नियम कानून ऐसा है, इसका रीजन ये है कि मार्केट ऐसा होता है कि अगर अभी से लेके आप 1 महीने के अंदर अपने मकान को बेचना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको बेचने में 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, जबकि आपको पैसे की आवश्यकता आज है। और जब वो सिचुएशन पैदा होता है उसका मतलब होता है कि आप स्ट्रेस सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मकान का वैल्यू 50 लाख रुपए है और वो नहीं बिक रहा है और आपको पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट आपने उसको उस समय किया था और अब आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, और वो 50 लाख में नहीं बिक रहा है, तब आपको उसको 45 लाख में, 40 लाख में बेचना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की आवश्यकता तो आपको है, आपको पैसे चाहिए। तो वो स्ट्रेस सेल में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस पूरे आर्ग्यूमेंट का मतलब यही है कि रेंट बचाने के चक्कर में आप अपने सर पे ईएमआई का बोझ मत लें। अगर आपके पास एक अच्छा खासा डाउन पेमेंट आपने घर को देने के लिए नहीं है, तो प्लीज कुछ हजार बचाने के लिए अपने सर पे ईएमआई का बोझ मत ले, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेसफुल बोझ होता है। ये मेरा पहला पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बात आती है घर खरीदने की नहीं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की। अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को एक बेसिक बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट कहीं भी करना हो, या प्रॉपर्टी में करना हो या शेयर मार्केट में करना हो, ये सारा डिसीजन जो होता है ना, वो मीन्स बेस्ड होता है। मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं, इस पे मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा इंसान है जो करोड़ों रुपए हैं जिसके पास, अब वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, उसके पास ये लग्जरी है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा, जब प्रॉपर्टी की कीमत और ऊपर बढ़ जाएगी, तब वो प्रॉपर्टी निकाल सकता है, अगर उस इंसान ने प्योर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है। लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग जिनके पास लिमिटेड मीन्स होते हैं और हम एक सेविंग क्रिएट करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये लग्जरी नहीं होता, क्योंकि जिस दिन आपको उसको बेचने की आवश्यकता पड़ जाएगी, उस दिन आपके पास वेट करने का समय नहीं होगा, और जब वेट करने का समय आपके पास नहीं होता है तो मार्केट से हमें नहीं खेलना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही करना है तो आप लो प्राइस्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। हाई प्राइस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक सिंपल मैथ बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन्वेस्ट किया, एक छोटा सा प्लॉट लिया, मैंने 8 लाख रुपए में मैंने वो प्लॉट लिया। 1.5 साल के बाद मुझे उस प्लॉट की कीमत मिली 20 लाख रुपए। अब ये बताइए मुझे कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख की, 60 लाख की, सपोज करो 50 लाख की आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक फ्लैट खरीद लिया प्रीमियम प्रॉपर्टी में जाके 2 BHK, आप 60 लाख में आपने खरीद लिया। अब वो 4 साल बाद या 3 साल बाद आपको वो 60 लाख बढ़ के 75 लाख हो जाता है या 80 लाख हो जाता है, तो क्या आप प्रॉफिट में रहेंगे? जितना प्रॉफिट आप ये 8 से 20 लाख 1.5 साल में बनाए, क्या उतना प्रॉफिट में आप रहेंगे? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट वहां 50 से 60 लाख का है और आपका प्रॉफिट एग्जैक्टली उतना ही है जितना इन्वेस्टमेंट मैंने सिर्फ 8 लाख करके प्रॉफिट कमाया है।
तो इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो लो प्राइस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। जब आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं उस समय बहुत कॉन्शियस होने की आवश्यकता होती है, बहुत कुछ देखना होता है, एरिया कैसा है, प्रॉपर्टी कैसा है, वहां फैसिलिटी कैसी है, मेरे बच्चों के लिए कैसा रहेगा। वो जब आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं तो इन सभी चीजों को देखना होता है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो आप लो प्राइस प्रॉपर्टी खरीदिए, क्योंकि वो कम समय में आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा। हाई प्राइस प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, प्रॉफिट लगभग वही मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका हायर होगा। दूसरी बात, हमारे और आपके जैसे लोगों के पास 60, 70, 80 लाख रुपए ऐसे नहीं होते। हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोन लेते हैं। तो एक तरफ तो आप लोन लिए हैं, उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 8 से 9% उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अगर आपने 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को आप 3 साल बाद 80 लाख में बेच रहे हैं, और वो 3 साल कम से कम 40 लाख का आप 8 से 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप फिर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए अपने लिए। तो अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो लो प्राइस प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आज कीजिए, अगर उसकी कीमत 1 साल में बढ़ जाती है, 1.5 साल में बढ़ जाती है, 2 साल में बढ़ जाती है, उसको निकाल दीजिए उस प्रॉपर्टी को। क्योंकि लॉन्गर आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखिएगा तो उसका वैल्यू कम होते जाएगा, उसका प्राइस कम नहीं होगा, उसका वैल्यू कम होते जाएगा। उसका रीजन ये है कि पैसा तो समय से ही बढ़ता है ना। आप किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जितना लंबा आप स्टे करते हो उतना बेनिफिट होता है, तो वो समय वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन प्रॉपर्टी के साथ ये उल्टा है। अगर मैंने आज 5 लाख में खरीदा और 1 साल में वो बढ़ के मेरा 10 लाख हो गया फॉर एग्जांपल, और फिर 2 साल और लगे उसको बढ़ के 15 लाख का वो हो गया, तो मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं पहले साल में उसको 10 लाख पे बेच देता और फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए कर देता। दैट्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट। तो अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो लो प्राइस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, प्रीमियम कैटेगरी प्रीमियम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होम लोन लेकर मत कीजिए। एक बात और है, जब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है वो आता है फ्लैट का, कि हम फ्लैट में इन्वेस्ट करेंगे, और दूसरा जो आता है दूसरे नंबर पे वो आता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि प्लॉट का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म और हाई गेन का होता है। प्लॉट का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म और हाई गेन होता है। उसका एक बड़ा सिंपल फंडा है, वो इसलिए कि जहां भी प्लॉट्स बिकना शुरू हुए, जहां भी प्लॉटिंग हुआ और वहां एक प्लान पास हुआ और प्लॉट्स बिकना शुरू हुआ, इसका मतलब वो एरिया ग्रो करने जा रहा है। तो सबसे पहला फेज ऑफ ग्रोथ जो होगा वो प्लॉट के प्राइस पे होगा। उसके बाद फिर टाइम आएगा जहां वहां कंस्ट्रक्शन होगा और उसके बाद फ्लैट बनेंगे और तब वो बिकेंगे या उस दौरान बिकेंगे। लेकिन सबसे फर्स्ट फेज और हायर ग्रोथ जो होता है वो प्लॉट में होता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाह रहे हैं तो 2 चीज का ध्यान रखिए, लो वैल्यू इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट इन प्लॉट। अगर पॉसिबल है तो प्लॉट आइडेंटिफाई कीजिए और प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए, वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट होता है। अब घर से रिलेटेड तीसरी बात कि घर हमें कब खरीदना चाहिए। तो अगर आप मुझे पर्सनली पूछे तो मैं कहूंगा मैंने ठीक ठाक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है और आज भी मेरे पास 4 घर हैं, 4 फ्लैट हैं, और मैं इस एक्सपीरियंस के आधार पे बता सकता हूं कि आप अपने लिए अगर घर खरीदना चाहते हैं, एक इमोशनल वैल्यू उसके साथ अटैच्ड है कि नहीं, मैं चाहता हूं मैं अपने लिए घर खरीदूं, मेरे बच्चे अपने तरीके से उस घर में रहे, मैं अपने मन का कलर उसमें डालूं और चाहूं तो मैं अपने दीवार में कील भी ठोकूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। तो वो जो इमोशनल एंगल होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो इमोशनल डिसीजन है कि आपको एक घर चाहिए अपने परिवार के साथ एक साथ रहने के लिए, तो आप जब भी कंफर्टेबल फील करते हैं आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वो इमोशनल नहीं है, वो तब का है जब आपकी कैपेबिलिटी हो जाती है, तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके पास एटलीस्ट 60 to 70% डाउन पेमेंट करने का पैसा हो, तब घर खरीदिए अपना। और ये मैं इन्वेस्टमेंट वाले घर की बात नहीं कर रहा हूं, अपने लिए घर की बात कर रहा हूं। और उसमें मैं ये 2 बात बता रहा हूं कि इमोशनली आप बहुत चार्ज्ड अप हैं तो आप कभी भी खरीद लीजिए, क्योंकि आप अपने दीवार में कील ठोकना चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। और नहीं तो फिर उस वक्त का इंतजार कीजिए जब आपके पास कम से कम 60 to 70% डाउन पेमेंट करने की आपके पास कैपेबिलिटी हो, तब घर खरीदिए। क्योंकि
उस डेट का जो बोझ होता है आपके सर पे ना, वो रोज हथौड़े की तरह आपके सर पे लगेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर गलती से आपके सोर्स ऑफ इनकम पे किसी चीज का इंपैक्ट पड़ता है, किसी भी तरह का चीज ऊपर नीचे होता है, तो सबसे ज्यादा जो आपको हर्ट करेगा और सबसे ज्यादा जो पेनफुल होगा वो ये डेट्स होंगे, ये लोन्स होंगे, ईएमआईज होंगे। तो इन चीजों से जितना दूर रख सकते हैं, डेट से जितना दूर रह सकते हैं, उतना दूर रहने की कोशिश कीजिए। और इमोशनल वैल्यू के लिए आप खरीदना चाह रहे हैं, आप इमोशनली चार्जेस हैं, तो जब मन तब खरीदिए, क्योंकि घर का जो एक फीलिंग होता है, अपने घर का फीलिंग, वो एक अलग बात है। उसके लिए आप कभी भी डिसीजन ले सकते हैं। चौथी बात, अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जो आपका होम टाउन नहीं हो, क्योंकि जनरली अपने होम टाउन में अपना घर होता है, अगर आप घर सिर्फ इसलिए खरीदना चाह रहे हैं कि उसमें रहा जा सके, होम लोन लेके खरीदना चाह रहे हैं, तो अगर पॉसिबल है और मेंटली आप इतना स्ट्रांग हैं कि इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं, तो जिंदगी भर रेंट पे रहिए, लेकिन लोन लेकर घर मत खरीदिए। पहली बात, उसका सबसे बड़ा फायदा दिमागी सुकून। आपका दिमाग हमेशा सुकून में रहेगा। अगर आप जिंदगी भर भी रेंट पे रहते हैं, आप ये सोचिए फर्क क्या पड़ जाता है। आपके पास तो ऑप्शन है कि आप एरिया बदल बदल के रह सकते हैं, आप जिस तरह के इलाके में चाहे आप रह सकते हैं। वो फ्रीडम होगा आपके पास कि आपको किसी तरह का प्रॉपर्टी मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पे आउट मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी बातें तो हैं, लेकिन स्ट्रांगली जो मैं पॉइंट पुट करना चाह रहा हूं वो ये कि अगर आप मेंटली इतना स्ट्रांग हैं तो जिंदगी भर रेंट पे रहिए, लेकिन लोन लेकर घर मत खरीदिए। और एक बात और, ये मिडिल क्लास के साथ, हमारे आपके साथ ये समस्या होता है कि हम इमोशनली बहुत चार्ज्ड अप होते हैं, अटैच्ड होते हैं घर को लेकर, गाड़ी को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर। लेकिन आप उन लोगों को, हायर मिडिल क्लास जो होते हैं, अपर मिडिल क्लास जो होते हैं, या जो रिच होते हैं, रिच लोग होते हैं, उनके पास ये दुविधा नहीं होती कि मैं घर खरीदूं या ना खरीदूं। वो अगर कहीं पे उनको सहूलियत मिल रहा है कि रेंट पे रह के मैं आराम से रह सकता हूं, वो रेंट पे रहेंगे। उनके लिए ये स्टेटस मैटर नहीं करता कि मेरा पड़ोसी मेरे से जब पूछेगा कि आपने घर खरीदा है कि नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये दुविधा उनके लाइफ में नहीं होता, ये हमारे लाइफ में होता है। ये सारी दुविधाएं जो होती है ना, वो बीच के लोगों के बीच होती है, मिडिल क्लास लोगों के बीच होती है। ये सारा स्टेटस का जो हमारा एक ये होता है कि हम कंसर्न रहते हैं, ये हम ही रहते हैं। या तो सबसे नीचे वाले जो हैं उनको कोई कंसर्न नहीं होता है, या सबसे ऊपर वाले जो होते हैं उनको भी कोई कंसर्न नहीं होता है। ये हमारे आपके जैसे लोग जो बीच में हैं, उनके अंदर ही ये दुविधाएं होती हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पॉसिबल है तो जिंदगी भर रेंट पे रहिए, लेकिन लोन लेकर घर मत खरीदिए। और अगर आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ घर में ही इन्वेस्ट करें। आप एक सिंपल सी बात सोचिए कि आप अगर प्रॉपर्टी में, अगर घर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने पास से कुछ डाउन पेमेंट निकालिएगा, आप कुछ पैसे बैंक से लोन लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा, राइट। उससे बेहतर है कि जो आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे हैं, उस पैसे को किसी और इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। किसी भी मार्केट में, आप शेयर मार्केट में करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, एसआईपी में करना चाहते हैं, जिसमें भी करना चाहते हैं, वो दूसरा मैटर है। उसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया है कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। तो आप उसी पैसे को इन्वेस्ट कीजिए ना, आपके ऊपर कोई लोन का बोझ तो नहीं आएगा। आप चैन से रहेंगे कि आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने बैंक से लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया है। और एक और बात, लिक्विड से ज्यादा बेहतर एसेट कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पास कैश है, लिक्विड एसेट्स हैं, तो आपको जब भी आवश्यकता जिंदगी में पड़ेगी पैसे की, आप उसको निकाल सकते हैं तुरंत। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप तुरंत उसको नहीं बेच सकते, और तुरंत बेचने पे, जैसे मैंने पहले बताया, आपको शायद स्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर बहुत ही स्मार्टली डिसीजन लीजिए कि प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मकसद क्या है, उस मकसद से कीजिए। और मेरे पास सिर्फ दो ही मकसद नजर आता है। एक नजर आता है कि अगर आप घर खरीद रहे हैं अपने इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए, गो अहेड एंड डू दैट, अदरवाइज डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। और अगर करना ही है तो लो प्राइस्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए,
प्लॉट्स में इन्वेस्ट कीजिए और उतने ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए जितने आपके पास हैं। आप डेट लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए। तो जो सबसे मेन पॉइंट था, मैं उसके बारे में रिपीट करना चाहता हूं कि रेंट बचाने के चक्कर में अपने सर पे ईएमआई का बोझ मत ले। दैट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। लोग आपको बताएंगे जब आप रेंट पे कर रहे होते हैं ना, और अगर गलती से आप हाई रेंट पे कर रहे हैं तो लोग, पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, दोस्त सब कहेंगे कि इतना रेंट क्यों पे कर रहे हो। आप एक घर खरीद लो और वो होम लोन ले लो उसके ऊपर कुछ आईटीआर में भी आपको बेनिफिट हो जाएगा और जो रेंट है आपका वो ईएमआई में चले जाएगा। लेकिन ये इतना आसान कैलकुलेशन नहीं है, इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं है। इस कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से कीजिए क्योंकि हर एक इंसान का सिचुएशन डिफरेंट होता है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी डिफरेंट होता है, सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट होता है, लेवल ऑफ सिक्योरिटी डिफरेंट होता है। तो अपने स्थिति के अनुसार उस कैलकुलेशन को कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन।